इस गहन चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प विचार से करते हैं। जरा सोचिए कि किसी मोहल्ले में एक बहुत ही पुराना कोई पारंपरिक कारीगर है। मतलब वो पीढ़ियों से लकड़ी के खिलौने बना रहा है या मिट्टी के बर्तन गढ़ रहा है। हम्म। और उसका काम बहुत शानदार होता है। बिल्कुल। उसकी कला में कोई कमी नहीं है। लेकिन उसका बाजार बस उसी मोहल्ले या ज्यादा से ज्यादा उस शहर तक ही सीमित रहता है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। अब सोचिए कि एक सुबह अचानक उस छोटे से कारीगर को एक बहुत बड़ी किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी जैसी मार्केटिंग और तकनीकी टीम का सपोर्ट मिल जाए। अरे वाह! तब तो मतलब उसे दुनिया भर की रिसर्च और डेवलपमेंट सुविधाएं मिलने लगेंगी। हाँ, और उसका सामान सीधा विदेश एक्सपोर्ट होने लगे। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? वाकई एकदम फिल्मी लगता है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा यानी डीप डाइव में हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो बिल्कुल यही है। आज हम उत्तर प्रदेश की एक बेहद महत्वाकांक्षी रणनीति को डीकोड कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी, पीएमएफएमई जो कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी है, और एक जिला एक खेल यानी ओडीओएस शामिल है। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक पूरा राज्य अपने स्थानीय शिल्प, भोजन और यहाँ तक कि खेलों को एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचे के जरिए सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे यहाँ मैं एक बहुत जरूरी बात जोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। इस पूरे कॉन्सेप्ट की जड़ें दरअसल भारत में नहीं है। अगर हम हमारे स्रोतों में दिए गए इसके इतिहास को खंगालें तो ये 1979 के जापान से जुड़ा है। अच्छा, जापान से? मैं तो सोच रहा था ये कोई लोकल प्रयोग है। देखिए, ओइटा नाम का एक जापानी प्रांत था जिसने सबसे पहले वन विलेज वन प्रोडक्ट मतलब एक गांव एक उत्पाद का प्रयोग किया था। ओहो। उस समय जापान के सामने भी बिल्कुल वही समस्या थी जो आज हमारे कई विकासशील राज्यों के सामने है। गांव से शहरों की तरफ बहुत तेजी से पलायन हो रहा था। हाँ, रोजगार के लिए लोग भागते हैं। और ये मॉडल वहां इतना सफल रहा कि बाद में थाईलैंड ने भी अपनी वन टैम्बोन वन प्रोडक्ट योजना के तहत इसे अपनाया। और फिर दशकों बाद ये यूपी में आया। हाँ, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने इस परखे हुए अंतर्राष्ट्रीय मॉडल को अपने 75 जिलों के हिसाब से कस्टमाइज करके लॉन्च किया। तो मतलब ये कोई हवा में तीर नहीं है, ये एक आजमाया हुआ आर्थिक हथियार है। सही बात है। और जब हम यूपी जैसे राज्य की बात करते हैं जिसकी आबादी ही कई बड़े देशों से ज्यादा है, तो इस तरह की योजना का महत्व और बढ़ जाता है। श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ कालीन या पीतल के बर्तन बेचने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़े स्तर की बात है। हाँ, ये असल में डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसंख्या संबंधी लाभांश को भुनाने की एक रणनीति है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास करोड़ों युवाओं की फौज है लेकिन उनके पास कोई हुनर या काम नहीं है, तो वो आबादी एक लाभांश नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट बन जाती है। एकदम सही। और उसी आर्थिक संकट को टालने के लिए इसके ब्लूप्रिंट पर काम हो रहा है। और इसके लक्ष्य बहुत आक्रामक रखे गए हैं। अगर हम स्रोत के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इसका टारगेट सिर्फ पुराने उद्योगों को जिंदा रखना नहीं है। तो और क्या है? हर साल लगभग 5 लाख नए रोजगार पैदा करना। 5 लाख हर साल? जी हाँ। और इसके साथ ही स्थानीय कौशल को इस स्तर तक बढ़ाना कि वहां से सीधा निर्यात हो सके। इस पूरी मशीनरी को चलाने की जिम्मेदारी एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन विभाग को दी गई है। एमएसएमई विभाग? हाँ, और इसके लिए लखनऊ के निर्यात भवन में बकायदा एक अलग ओडीओपी सेल काम कर रहा है। हर साल 5 लाख नए रोजगार, ये कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम प्रशासनिक मशीनरी की बात करते हैं ना, तो मुझे यहाँ एक जायज संदेह होता है। कैसा संदेह? हमारे स्रोतों में निगरानी के ढांचे का जो जिक्र है वो थोड़ा जटिल लगता है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी यानी डीएम हर महीने इसकी समीक्षा करते हैं, प्रमुख सचिव हर 2 महीने में जायजा लेते हैं और औद्योगिक विकास आयुक्त हर तिमाही रिपोर्ट देखते हैं। मॉनिटरिंग तो काफी सख्त है। हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत पर आते हैं। एक साधारण कारीगर जो अपने घर के पीछे बैठकर रेशम की साड़ियां बुन रहा है, उसे इस भारी भरकम बाबूशाही या इन बड़ी बड़ी समीक्षा बैठकों से क्या लेना देना? सही बात है। क्या ये सारा सिस्टम सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रह जाता? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। भारत में अक्सर बड़ी योजनाएं फाइलों के बोझ तले दब जाती हैं, लेकिन यहाँ जिस चीज ने इस योजना को थोड़ा अलग बनाया है वो है इसका तकनीकी और रिसर्च वाला पहलू। अच्छा, वो कैसे?
सरकार ने भी ये समझा है कि ये कारीगर को डीएम ऑफिस के चक्कर काटने का समय नहीं है, इसलिए एक सिंगल वेब पोर्टल बनाया गया है। लेकिन पोर्टल से भी बड़ी बात कुछ और है। क्या है वो बड़ी बात? इस योजना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थानों से जोड़ा जा रहा है। रुकिए, ये हिस्सा थोड़ा भारी हो गया। एक स्थानीय कारीगर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के R&D संस्थान, ये तालमेल कैसे काम करता है? इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण है हमारे पास? बिल्कुल है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मुरादाबाद का कोई कारीगर पीतल का काम करता है। मुरादाबाद पीतल के लिए मशहूर है। हाँ, अब पीतल पिघलाने के लिए वो जो पारंपरिक भट्टे इस्तेमाल करता है, उसमें कोयला बहुत लगता है, प्रदूषण होता है और कारीगर के फेफड़ों को भारी नुकसान पहुंचता है। वाकई सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। अब सोचिए, अगर इस कारीगर को सिर्फ बैंक से लोन दे दिया जाए तो क्या होगा? वो 2 और भट्टियां लगा लेगा, लेकिन मूल समस्या तो वैसी ही रहेगी ना। प्रदूषण और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ एंट्री होती है R&D संस्थानों की। मान लीजिए कोई IIT या कोई बड़ा मेटलर्जी डिजाइन इंस्टीट्यूट इस ODOP योजना के तहत उस कारीगर के पास आता है। वे उस कारीगर के लिए एक ऐसी नई गैस आधारित या इलेक्ट्रिक भट्ठी डिजाइन करते हैं जो कम ऊर्जा खाती है, प्रदूषण नहीं करती, और सबसे बड़ी बात, उसमें पीतल की फिनिशिंग इतनी शानदार होती है कि उसे सीधे यूरोप के बाजार में बेचा जा सके। ओहो, मतलब यहाँ बात सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ उत्पादन के तरीके को अपग्रेड करने की बात हो रही है। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। एकदम। लेकिन देखिए, इतनी अच्छी तस्वीर के बावजूद जब ये योजना जमीन पर उतरती है तो कई दीवारों से टकराती है। हमारे स्रोतों में जो चुनौतियां दी गई हैं वो बताती हैं कि रास्ता इतना आसान नहीं है। हाँ, रास्ते के रोड़े तो हैं। सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखी वो है क्रेडिट, यानी साख की समस्या। बैंक आज भी इन छोटे और कुटीर उद्योगों को लोन देने से बहुत कतराते हैं। वो इन्हें बहुत रिस्की मानते हैं। बैंकों का अपना तर्क होता है। उनके काम करने का तरीका कोलैटरल यानी गिरवी रखने वाली संपत्ति पर टिका होता है। हाँ। अब एक पारंपरिक कारीगर जो शायद पीढ़ियों से अपने छोटे से घर में काम कर रहा है, उसके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कोई बड़ी कमर्शियल जमीन या संपत्ति तो होती नहीं है। सही बात है। और ऊपर से उनका कोई पक्का बुक कीपिंग या अकाउंटिंग का सिस्टम भी नहीं होता। बिल्कुल। बैंक जब उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मांगते हैं तो उनके पास दिखाने के लिए पक्के कागजात नहीं होते। इसीलिए इतनी अच्छी योजना होने के बावजूद जमीनी स्तर पर पैसा पहुंचने में एक बहुत बड़ा घर्षण या फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। और बिना पैसे के आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पैकेजिंग या तकनीक तो नहीं ला सकते। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक और चुनौती है जो स्रोतों में उभर कर आती है। अलग अलग विभागों के बीच आपसी तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन की कमी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इस पूरी योजना की फंडिंग किसी एक जगह से नहीं आ रही है। पैसा कई अलग अलग दरवाजों से आना है, जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मुख्यमंत्री रोजगार योजना। मुझे तो लगता है कि ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक बहुत ही हाई स्पीड गाड़ी तैयार कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मान लीजिए उस गाड़ी का इंजन आपने मुद्रा योजना का लगा दिया, टायर स्टार्टअप इंडिया के लगा दिए और स्टीयरिंग मुख्यमंत्री रोजगार योजना का है। अगर इन अलग अलग विभागों में तालमेल नहीं होगा तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? वाकई इस गाड़ी वाले उदाहरण को अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो असली समस्या समझ में आ जाती है। हाँ, आप बताइए। देखिए, मुद्रा योजना का इंजन कह रहा है कि मुझे एक सुरक्षित और परखा हुआ बिजनेस मॉडल चाहिए। वहीं स्टार्टअप इंडिया के टायर कह रहे हैं कि मुझे कुछ बहुत ही नया, कोई डिसरप्टिव तकनीक या ऐसा ऐप चाहिए जो बाजार बदल दे। सही बात है। अब एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को स्टार्टअप इंडिया कैसे देखेगा? वो कोई सिलिकॉन वैली का टेक स्टार्टअप तो है नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रोजगार योजना का स्टीयरिंग सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहा है कि जल्दी से जल्दी कितने लोगों को काम मिला। जब ये अलग अलग विभाग अपने अपने नियमों पर अड़े रहते हैं तो उस कारीगर के लिए इस गाड़ी को चलाना एक बुरे सपने जैसा हो जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। जब इंजन, टायर और स्टीयरिंग एक ही दिशा में काम नहीं करेंगे तो गाड़ी या तो रुकी रहेगी या दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। बिल्कुल। इन विभागों का आपस में बात करना और नियम सरल करना ही सबसे बड़ी चाबी है। खैर, ये तो हुई MSME और शिल्प की बात, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती और किसानी ही तो है। हाँ, वो तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ODOP के साथ साथ एक और योजना को जोड़ा गया है,
ताकि किसानों और खेती से जुड़े उत्पादों को भी उसी कॉर्पोरेट लेवल पर ले जाया जा सके। मैं बात कर रहा हूं PMFME की। यानी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना। हाँ, बिल्कुल। इस योजना का पूरा नाम भले ही थोड़ा जटिल लगे, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत सीधा है। क्या उद्देश्य है? देखिए, भारत में अक्सर किसान अपनी फसल इसलिए औने पौने दामों में बेच देते हैं क्योंकि उसे स्टोर करने या प्रोसेस करने की कोई व्यवस्था नहीं होती। टमाटर सड़ जाते हैं सड़कों पे। बिल्कुल। टमाटर 2 दिन में सड़ जाएगा, लेकिन अगर उसकी प्यूरी या केचप बना दी जाए तो वो महीनों तक बिकेगा। PMFME योजना के तहत भी सरकार ने ODOP वाला ही मॉडल अपनाया है। अच्छा, कैसे? इसमें स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बाजार के अध्ययन, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग और क्वालिटी कंट्रोल में मदद की जाती है। यहाँ मैं आपसे एक तकनीकी शब्द समझना चाहूंगा जो हमारे स्रोत में दिया गया है। हाँ, पूछिए। स्रोत के अनुसार इस योजना में पात्र खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को अपनी परियोजना लागत का 35% क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी मिलता है, जो अधिकतम 10 लाख रुपए तक हो सकता है। अब ये क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी का क्या गणित है? मैं समझाती हूँ। मान लीजिए मैं किसी जिले में आंवले का मुरब्बा बनाने की फैक्ट्री लगा रहा हूँ, तो क्या सरकार सीधे मेरे बैंक खाते में 10 लाख रुपए का चेक जमा कर देगी? नहीं, सीधा चेक नहीं मिलता है, और दरअसल यही इस योजना की सबसे बड़ी सुरक्षा प्रणाली है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए आपकी मुरब्बे की फैक्ट्री का कुल खर्च 20 लाख रुपए आ रहा है। ठीक है, 20 लाख। तो 35% के हिसाब से आपकी सब्सिडी बनती है 7 लाख रुपए। अब क्रेडिट लिंक्ड का मतलब है कि ये सब्सिडी आपके बैंक लोन से जुड़ी होगी। आपको बैंक से 20 लाख के प्रोजेक्ट के लिए लोन पास करवाना होगा। ओहो, मतलब पहले बैंक से हरी झंडी मिलनी चाहिए। एकदम। जब बैंक लोन पास कर देगा और आप काम शुरू करेंगे, तब सरकार वो 7 लाख रुपए की सब्सिडी सीधे आपके लोन अकाउंट में डाल देगी। तो इससे मेरा कर्ज कम हो जाएगा? बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ सब्सिडी का पैसा हड़पने के लिए झूठी फैक्ट्री नहीं लगा सकता, क्योंकि बैंक तो पहले अपने स्तर पर प्रोजेक्ट की कड़ी जांच करेगा ही ना। क्या बात है! मतलब बैंक की चेकिंग का फायदा सरकार उठा रही है और सरकार के पैसे का फायदा उद्यमी को मिल रहा है। बहुत ही स्मार्ट तरीका है ये। वाकई ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब मैं श्रोताओं का ध्यान इस योजना के सबसे मजेदार हिस्से की तरफ खींचना चाहता हूँ। जब मैंने 75 जिलों की सूची और उनके उत्पादों को देखा तो मुझे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन मिले जिन्होंने मुझे सच में हैरान कर दिया। हाँ, जिलों की खूबियों की यही विविधता तो इस पूरे कॉन्सेप्ट की जान है। आपने सूची में क्या खास देखा? आगरा का ही उदाहरण लेते हैं। हम सब जानते हैं कि ODOP के तहत आगरा को उसके चमड़े के काम और मार्बल शिल्प के लिए चुना गया है। ताजमहल वाले शहर में मार्बल का काम होना लाजिमी है। बिल्कुल। लेकिन जब बात PMFME के तहत फूड प्रोसेसिंग की आती है, तो आपको क्या लगता है वहाँ किस उत्पाद पर फोकस है? शायद कोई मिठाई? मशहूर आगरे का पेठा। अरे वाह! यानी एक ही जिले में चमड़े के जूतों का एक्सपोर्ट भी प्रमोट हो रहा है और पेठे की डिब्बा बंद पैकेजिंग भी। देखिए, आगरा का पेठा पूरे देश में मशहूर है, लेकिन उसकी पैकेजिंग अक्सर बहुत साधारण होती है। हाँ, वो गत्ते के डिब्बों में देते हैं। बिल्कुल। अगर आप उसे विदेशों में भेजना चाहते हैं तो आपको वैक्यूम सीलिंग, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन वाले लेबल और अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चाहिए। सही बात है। PMFME के तहत उसी पेठे को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की तैयारी हो रही है। एक और बेहतरीन उदाहरण सिद्धार्थनगर और गोरखपुर का है। इन दोनों जगह ODOP के तहत क्रमशः काला नमक चावल और टेराकोटा पर फोकस है। हाँ, काला नमक चावल की तो अपनी ही एक ऐतिहासिक कहानी है। बिल्कुल, जिसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। इसकी खुशबू और स्वाद बेजोड़ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फूड प्रोसेसिंग योजना के तहत भी इन दोनों जिलों में काला नमक चावल को ही केंद्र में रखा गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? काला नमक चावल कोई साधारण चावल नहीं है, ये GI टैग वाला उत्पाद है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हाँ, इसकी असली चुनौती इसे उगाने में उतनी नहीं है जितनी से दुनिया भर के बाजारों में उसी असली खुशबू और ब्रांडिंग के साथ पहुंचाने में है। क्योंकि खुशबू उड़ जाती है। बिल्कुल। फूड प्रोसेसिंग योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस चावल की ग्रेडिंग सही हो, पैकेजिंग ऐसी हो कि नमी से इसकी खुशबू ना उड़े, और सबसे महत्वपूर्ण कि यूरोपीय या अमेरिकी बाजारों के कड़े क्वालिटी स्टैंडर्ड पर यह खरा उतरे। वाकई पैकेजिंग बहुत बड़ा खेल है। और इन सब में जो सबसे हैरान करने वाला कॉम्बिनेशन मुझे लगा वो है कन्नौज। अच्छा, कन्नौज में क्या है? पूरी दुनिया जानती है कि कन्नौज का इत्र कितना मशहूर है। वहां का ODOP इत्र ही है।
बिल्कुल। लेकिन फूड प्रोसेसिंग में आपको पता है कन्नौज में किस चीज पर जोर दिया जा रहा है? किस पर? आलू पर। हाँ, आलू। हाँ, इत्रु और आलू, ये क्या तालमेल हुआ? देखिए, अगर आप कन्नौज की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की कृषि को समझें तो ये बहुत तार्किक लगेगा। वो कैसे? कन्नौज और उसके आसपास का जो बेल्ट है वो उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है। इत्र का उद्योग तो फूलों के सीजन पर निर्भर करता है, लेकिन आलू वहाँ के किसानों की एक बहुत बड़ी नकदी फसल है। होता यह है कि बम्पर पैदावार होने पर आलू सड़कों पर फेंकना पड़ता है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज भर जाते हैं। हाँ, हर साल अखबारों में तस्वीरें आती हैं। तो पीएमएफएमई के तहत आलू को इसलिए चुना गया है ताकि किसान सिर्फ कच्चा आलू ना बेचे, बल्कि उस आलू से चिप्स, फ्रेंच फ्राइज का बेस या यहाँ तक कि स्टार्च निकालकर उसे प्रोसेस करे। यानी जो आलू सड़ रहा था वो अब चिप्स के पैकेट में कई गुना ज्यादा कीमत पर बिकेगा। बिल्कुल, यही तो विजन है। इकोनॉमी और खेती की इस बेहतरीन जुगलबंदी को समझने के बाद अब मैं इस चर्चा को एक ऐसे मोड़ पर ले जाना चाहता हूं जो कारखानों और खेतों से बिल्कुल अलग है। अच्छा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? राज्य की रणनीति अब केवल निर्जीव उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सीधे ह्यूमन टैलेंट यानी इंसानी क्षमता को साधने पर आ गई है। मैं बात कर रहा हूं ODOS यानी एक जिला एक खेल योजना की, जिसे 2022 में शुरू किया गया था। आहा, अर्थव्यवस्था के बाद ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। हमने शुरुआत में डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की थी ना? हाँ, युवाओं की आबादी। तो युवाओं की उस अपार ऊर्जा को सिर्फ कारखानों में काम तो नहीं दिया जा सकता। बहुत से युवा खेल में अपना भविष्य देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। लेकिन बुनियादी ढांचे और सही कोचिंग की कमी के कारण वे गांव कस्बों तक ही सीमित रह जाते हैं। एक जिला एक खेल योजना का पूरा फोकस उन 75 जिलों में ऐसी खेल प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर मतलब ओलंपिक्स और एशियन गेम्स? जी हाँ, सीधे वही का लक्ष्य है। और यहाँ का जो डेटा है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है। ऐसा क्या देखा आपने डेटा में? मतलब जिलों को ऐसे खेलों से जोड़ा गया है जिनके पीछे एक गहरी फिजियोलॉजिकल या ऐतिहासिक वजह नजर आती है। भदोही और मिर्जापुर का उदाहरण हमारे स्रोत में है। मिर्जापुर। ये दोनों जगह पूरी दुनिया में अपने हाथ से बुने हुए शानदार कालीनों के लिए मशहूर हैं। अब एक जगह बैठकर कालीन बुनने वाले जिलों में जब खेल चुनने की बारी आई तो आपको क्या लगता है क्या चुना गया? क्या चुना गया? भदोही को एथलेटिक्स और मिर्जापुर को भारोत्तोलन यानी वेटलिफ्टिंग के लिए चुना गया। अरे वाह! अगर आप इसके पीछे के तर्क को देखें तो ये बहुत ही वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कैसे? पत्थर का काम और कालीन बुनाई का काम सदियों से होता आ रहा है। मेहनत का काम है। बहुत मेहनत का। इन कामों में बहुत ज्यादा शारीरिक ताकत, खासकर पीठ और कंधों की मजबूती की जरूरत होती है। पीढ़ियों से ये भारी काम करने के कारण उस क्षेत्र के युवाओं का जो शारीरिक ढांचा या फिजिक है वो प्राकृतिक रूप से भारोत्तोलन जैसे खेलों के लिए बहुत अनुकूल होता है। बाप रे, ये कनेक्शन तो दिमाग हिला देने वाला है। हाँ, सरकार बाहर से कोई खेल थोपने के बजाय वहाँ की प्राकृतिक शारीरिक क्षमता को ही एक व्यवस्थित खेल का रूप दे रही है। मतलब आपके काम के इतिहास ने आपके शरीर को जिस खेल के लिए तैयार किया, सरकार उसी खेल की कोचिंग वहां दे रही है। बिल्कुल। इसी तरह मेरठ का उदाहरण देखिए। मेरठ का ODOP क्या है? खेल की सामग्री। हाँ, पूरी दुनिया के क्रिकेटर मेरठ के बने बैट से खेलते हैं। बिल्कुल। और अब ODOS के तहत वहां एथलेटिक्स पर जोर दिया जा रहा है। यानी जिस शहर में खेल का सामान बन रहा है उसी शहर की मिट्टी से अब विश्व स्तरीय खिलाड़ी भी तैयार किए जा रहे हैं। और बुलंद शहर जहां भारी भरकम सिरेमिक उत्पाद बनते हैं, वहां बॉक्सिंग को चुना गया है। देखिए, इन सभी योजनाओं को ODOP, PMFME और ODOS को अगर हम एक धागे में पिरोएं तो हमें समझ आता है कि ये अलग-थलग काम करने वाली योजनाएं नहीं है। हाँ, ये एक चेन है। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। एक तरफ आप युवाओं को स्थानीय व्यापार से जोड़कर उनके हाथ में पैसा दे रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों की फसल खराब होने से बचाकर उन्हें उद्यमी बना रहे हैं, और तीसरी तरफ खेल के जरिए युवाओं को शारीरिक और मानसिक अनुशासन दे रहे हैं। वाकई ये एक स्वस्थ, संपन्न और अनुशासित समाज गढ़ने का एक बहुत ही व्यापक खाका है। और यही तो विकेंद्रीकृत विकास यानी डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट का असली मतलब है। विकास की परिभाषा अब सिर्फ बड़े शहरों में शीशे की गगनचुंबी इमारतें खड़ी करना नहीं रह गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपके जिले का पेठा, आपके जिले का पीतल और आपके जिले का बॉक्सर
सीधे ओलंपिक या यूरोप के बाजार में जा रहा है, तो फिर आपको मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर भागने की क्या जरूरत है? एकदम सही। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सबक है। जब हर जिला अपनी एक खास पहचान के साथ ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाता है, तो देश की अर्थव्यवस्था किसी एक शहर के भरोसे नहीं रहती। बिल्कुल। आज की इस शानदार और गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं इस डीप डाइव को सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं जिस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। क्या सवाल है? जरा सोचिए, इतिहास गवाह है कि अर्थव्यवस्थाएं हमेशा बड़े महानगरों के इर्द गिर्द पनपी हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का ये प्रयोग पूरी तरह सफल हो जाता है और सभी 75 जिले सिर्फ एक उत्पाद और एक खेल में हाइपर स्पेशलाइज्ड होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महारत हासिल कर लेते हैं, तो क्या भविष्य में हमें बड़े बड़े औद्योगिक महानगरों की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी? क्या आने वाले दशकों में दुनिया की इकोनॉमी कुछ गिने चुने मेगा सिटीज से नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन अपने काम में उस्ताद जिलों के नेटवर्क से चलेगी? इस पर जरूर सोचिएगा।